हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएएस स्टडी विद आर्यन। मैं आर्यन स्वागत करता हूं आपका इंडिया के एकमात्र ऐसे प्लेटफॉर्म चैनल पर जहां आपको यूपीएससी आईएएस की तैयारी हिंदी माध्यम में करवाई जा रही है। देखिए दोस्तों, पिछले आप यूपीएससी आईएएस पीसीएस के रिजल्ट को देखेंगे तो वहां जानेंगे कि इंग्लिश के जो स्टूडेंट है वो ज़्यादा सिलेक्शन ले रहे हैं और हिंदी माध्यम के स्टूडेंट पिछड़ रहे हैं, जिसका मेन कारण हिंदी माध्यम के छात्रों को जो अपनी तैयारी के लिए कंटेंट हिंदी में नहीं मिल पा रहा है। उसी चीज को लक्ष्य करते हुए हमने अपना ये चैनल बनाया है, जिससे हिंदी माध्यम के सारे स्टूडेंटों को पूरा कंटेंट हिंदी में मिल सके और हिंदी माध्यम के छात्र भी ज़्यादा अच्छा रेस्पॉन्स कर सकें। तो दोस्तों, उसी सीरीज में हमने न्यू ईयर वाले दिन से प्रारंभिक भारत का परिचय, जो कि आपकी ओल्ड एनसीईआरटी हिस्ट्री रामचरण शर्मा जी की बुक से प्रारंभ किया था, क्योंकि दोस्तों ओल्ड एनसीईआरटी हिस्ट्री से क्वेश्चन सेम टू सेम एज इट इज आपके यूपीएससी आईएएस प्री में पूछ लिए जाते हैं। तो हिस्ट्री में ओल्ड एनसीईआरटी हिस्ट्री को पढ़ना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो देखिए, जो किताब होती है आपकी रामचरण शर्मा जी की 11वीं क्लास की है, जो हम लोग प्रारंभिक भारत के परिचय के अंतर्गत पढ़ते हैं। आज उसी क्रम में हमारा दूसरा अध्याय है। ओके दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और लोगों को बताएं कि एक ऐसा यूट्यूब चैनल है जो आपको पूरी यूपीएससी आईएएस प्री की तैयारी हिंदी माध्यम में करवा रहा है। ओके दोस्तों, हम यहाँ पर अपना 100% दे रहे हैं, आप भी अपना 100% दें। चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंटों को इसके बारे में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। ओके दोस्तों, आप लोगों के टाइम को वेस्ट न करते हुए आगे बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर। देखिए दोस्तों, स्क्रीन पर आज का पहला प्रश्न आप लोग देख पा रहे होंगे। देखिए यहाँ ये आपका पहला प्रश्न है। शिक्षित भारतीयों ने अपने पारंपरिक इतिहास को निम्नलिखित में से किन रूपों में संजोए रखा। देखिए, जो लोग अशिक्षित थे तो वो तो अपने इतिहास को संजो के नहीं रख सकते थे, परंतु जो लोग शिक्षित थे उन्होंने अपने भारतीय प्रारंभिक इतिहास को, जहाँ से मानव सभ्यता की शुरुआत हुई थी या जहाँ से मानव ने अपना होश संभाला, वहाँ से अपने पारंपरिक इतिहास को किस रूप में संजोए रखा, ये प्रश्न पूछ रहा है। देखिए, हस्तलिखित महाकाव्यों के द्वारा, जैसे आपका रामायण हो सकता है, महाभारत हो सकता है, नल दमयंती की कथा हो सकती है और अभिज्ञान शाकुंतलम की कथा हो सकती है, बहुत सारी कथाएं हो सकती हैं। यानी हस्तलिखित, हाथ से लिखित महाकाव्यों द्वारा या पुराणों में उसके वर्णन द्वारा या जीवन चरित्रों द्वारा, किसी के जीवन चरित्र का हस्तलिखित वर्णन या फिर स्मरण काव्यों द्वारा। देखिए दोस्तों, प्रश्न शिक्षित भारतीयों के विषय में पूछ रहा है। जो अगर भारतीय शिक्षित होंगे तो वो स्मरण काव्यों को क्यों बनाएंगे। ओके दोस्तों, स्मरण हमारा होता है हमारी याद करने की क्षमता के अनुसार, और जो हमें आज याद है आवश्यक नहीं है कि वो हमें कल भी याद रहे। तो दोस्तों, ये जो आपको पॉइंट दे रखा है चौथा, ये बिल्कुल गलत दे रखा है। देखिए, कूट पहला दूसरा, कथन पहला दूसरा व तीसरा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका उत्तर है कथन पहला दूसरा व तीसरा बिल्कुल सत्य है। यानी कि शिक्षित भारतीयों ने हस्तलिखित महाकाव्य द्वारा, पुराण द्वारा और जीवन चरित्र द्वारा अपने पारंपरिक इतिहास को संजोए रखा था। आज के अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए, प्रश्न नंबर आज का दूसरा। प्राचीन भारत के इतिहास में आधुनिक ढंग से, यानी कि मॉडिफाइड ढंग से आपका अनुसंधान, प्रश्न क्या कह रहा है, प्राचीन भारत के इतिहास में आधुनिक ढंग से अनुसंधान कब से प्रारंभ हुआ था। यानी कि आधुनिक ढंग से जो रिसर्च प्रारंभ हुई थी भारतीय इतिहास के संबंध में, वो कब से आरंभ हुई थी, ये प्रश्न आपका पूछ रहा है। ओके दोस्तों, तो देखिए इसका आंसर 16वीं सदी के उत्तरार्ध में, 17वीं सदी के उत्तरार्ध में, 18वीं सदी के उत्तरार्ध में या 19वीं सदी के उत्तरार्ध में। तो देखिए दोस्तों, प्राचीन भारत के इतिहास में आधुनिक ढंग से जो अनुसंधान प्रारंभ हुआ था वो आपका 18वीं सदी के उत्तरार्ध में हुआ था। कब हुआ था? 18वीं सदी के उत्तरार्ध में। उम्मीद है आप लोग यहाँ पर समझ गए होंगे। और इस प्रश्न के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो मैं नेक्स्ट पेज पर आपको बताऊंगा। अब देखिए, मनुस्मृति, जिसे भारत में पहले काफ़ी मान्यता प्राप्त थी, परंतु वर्तमान में मनुस्मृति को कोई मान्यता प्राप्त नहीं है। कुछ चीज़ें मनुस्मृति में गलत थी। मनुस्मृति में जो नारी थी, नारी को भी पशुओं के समान माना जाता था। और उसके कुछ वाक्य हैं जो मुझे याद हैं, आप लोगों को बताना चाहूँगा। मनुस्मृति क्या कहती है पता है आप लोगों को? मनुस्मृति कहती है, ढोर गमार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। यानी कि ढोर हुए, गमार हुए, शूद्र हुए, ढोर गमार शूद्र पशु और नारी, इन सबको एक ही पंक्ति में रखा गया है। और क्या कहती है? सकल ताड़ना, ताड़ना यानी कि प्रताड़ित करने के अधिकारी हैं। इसलिए हमारे वर्तमान मॉडर्न समाज में मनुस्मृति को वेरीफाइड या वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं माना जाता है। परंतु दोस्तों देखिए,
मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद कब एवं किस नाम से हुआ था? 1965 में लॉ ऑफ मनु के नाम से, या आपका 1776 में ए कोड ऑफ जेंट टू लॉज के नाम से, या 1776 में लॉ ऑफ मनु के नाम से, या निम्न में से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद आपके 1776 में हुआ था। उसका नाम था ए कोड ऑफ जेंट टू लॉज। क्या नाम था? ए कोड ऑफ जेंट टू लॉज। ओके दोस्तों, अब देखिए यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ कि देखिए जो अनुवाद करवाया गया, जब बंगाल और बिहार का प्रशासन आपका ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में आ गया, तो जो हिंदू समाज के लोग थे उनके लिए न्याय व्यवस्था लागू करने के लिए, उस समय न्याय व्यवस्था किसके अकॉर्डिंग चलती थी? मनुस्मृति के अकॉर्डिंग। तो उन लोगों ने मनुस्मृति का अनुवाद करवाया जिससे भारतीय लोगों के साथ वो न्याय की प्रोसीजर को आगे बढ़ा सकें, जजमेंट वगैरह कर सकें। इसी प्रकार से उन्होंने मुस्लिम धर्म में धार्मिक ग्रंथों के अनुवाद भी करवाए थे। देखिए, एक लाइन में कहें तो ये कह सकते हैं, हिंदू एवं मुस्लिमों के धार्मिक ग्रंथों का अनुवाद उन्होंने न्यायालयिक व्यवस्था स्थापित करने के लिए करवाया था। अब देखिए, आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर से पहले इन दोनों जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए दिए हैं, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। प्रश्न नंबर दूसरा और तीसरा, इन दोनों संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए, 18वीं सदी के उत्तरार्ध में भारतीय इतिहास में आधुनिक ढंग से अनुसंधान का कारण ब्रिटेन वालों का यहाँ शासन स्थापित करना था। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल और बिहार में शासन स्थापित करना था। क्योंकि देखिए, शुरुआत में इन लोगों को जो शासन मिला था वो बंगाल में मिला था और बिहार में मिला था। देखिए, क्योंकि औपनिवेशिक प्रशासन के हित में इसकी आवश्यकता महसूस की गई थी। औपनिवेशिक शासन क्या होता है? दूसरे देश के लोग भारत में आकर के शासन करें, वो औपनिवेशिक प्रशासन कहलाता है। तो उसके लिए आवश्यकता कि वो यहाँ के कानून को समझें, जिससे यहाँ के लोगों को लगे कि न्याय बिल्कुल उचित प्रकार से किया गया है। तो देखिए, जब 1765 में बंगाल और बिहार ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन में आने पर उन्हें हिंदुओं के उत्तराधिकारों की न्याय व्यवस्था से न्याय करने में कठिनाई का अनुभव हुआ। तो दोस्तों, हिंदुओं के उत्तराधिकार की न्याय व्यवस्था से न्याय करने में कठिनाई का अनुभव इसलिए हुआ क्योंकि हिंदुओं की जो लिखी गई थी मनु संहिता वो आपकी संस्कृत भाषा में थी और ये लोग इंग्लिश जानते थे। इसलिए इन्होंने सबसे पहले मनु संहिता का जो ट्रांसलेट करवाया, इंग्लिश में करवाया, जिससे ये लोग आसानी से न्याय कर सकें। आगे देखिए, अब देखिए 1776 बात कब की है? आपकी 1776 में मनु स्मृति का अंग्रेजी अनुवाद इसलिए करवाया ताकि हिंदुओं के दीवानी या न्याय कार्य में पंडित लोगों की मदद ली जा सके और उनके उत्तराधिकार न्याय व्यवस्था के तहत न्याय किया जा सके। इसी प्रकार मुसलमानों के दीवानी न्याय कार्य में मौलवी लोग ब्रिटिश जजों के साथ लगा दिए गए थे कि दोस्तों, जिससे किसी के साथ गलत निर्णय ना हो सके। दीवानी मामलों में, दीवानी यानी कि जमीन या उत्तराधिकार का मतलब ये होता है कि जो हमें विरासत में जो चीज़ें मिलती हैं, उत्तराधिकार के रूप में हमें चीज़ें मिलती हैं। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, क्या प्रश्न क्या कहता है? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल नामक शोध संस्था की स्थापना कब की गई थी? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल नामक शोध संस्था की स्थापना कब की गई थी? 1765 में, 1776 में, 1784 में, 1780 में। तो देखिए दोस्तों, आप लोगों की एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल नामक शोध संस्थान था, इसकी स्थापना 1784 में की गई थी। ओके दोस्तों, देखिए दोस्तों, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल नामक शोध संस्थान की स्थापना 1784 में कोलकाता में की गई थी। कोलकाता में ईस्ट इंडिया कंपनी के सर विलियम जोन्स द्वारा जो एक सिविल सर्वेंट थे, विलियम जोन्स द्वारा की गई थी, जो कि एक सिविल सर्वेंट्स थे। देखिए, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जिससे आप लोगों की समझ में आ सके। कब की गई? टाइम 1784। कहाँ पर की गई? कोलकाता में की गई थी दोस्तों 1784 में। किसके द्वारा की गई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी के, ईस्ट और आई से इंडिया और सी फॉर कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी के आपके विलियम जोन्स द्वारा। क्या नाम था इनका? विलियम जोन्स। और कौन थे ये?
ये आपके सिविल सर्वेंट थे। कौन थे? सिविल सर्वेंट। सर्वेंट यानी कि आप जानते हैं सर्वेंट का मतलब, ये एक सिविल सर्वेंट थे यानी कि गवर्नमेंट अधिकारी थे। ओके दोस्तों, आप लोग समझ गए होंगे पूरी बात को। पूरा कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पर आप लोगों को क्लियर कर दिया है। 1784 में कोलकाता में ईस्ट इंडिया कंपनी के सर विलियम जोन्स द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, जो कि एक सिविल सर्वेंट थे। इन्होंने इसकी स्थापना की थी। पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पर आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं अपने प्रश्न नंबर 5 की ओर। देखिए, सूची प्रथम को सूची द्वितीय के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। देखिए, सूची प्रथम में अनुवादित ग्रंथ दिए गए हैं और इन जो अनुवादित ग्रंथ हैं, ग्रंथों का कब अनुवाद किया गया था वो समय आप लोगों को बताना है। देखिए, पहला ग्रंथ है आपका अभिज्ञान शाकुंतलम। ओके दोस्तों, इसका अनुवाद कब किया गया था? तो देखिए दोस्तों, 1789 में हमारे अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद किया गया था। कब किया गया था? ये आपके 1789 में। किसने किया था? जो आपके सिविल सर्वेंट थे। कौन थे? विलियम जोन्स, जिनका नाम अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था। सिविल सर्वेंट विलियम जोन्स के द्वारा इसका अनुवाद किया गया था। अब देखिए, भागवत गीता। भागवत गीता का अनुवाद हमारे 1785 में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? इनका नाम मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। जरा सा भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, आराम से आप लोगों को समझ करके आगे बढ़ना है। विल्किंसन नामक व्यक्ति थे। इन्होंने हमारी भागवत गीता का इंग्लिश में अनुवाद किया था। मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब देखिए, मनुस्मृति का जो आपका अनुवाद किया गया था 1776 में किया गया था। अब देखिए, बंगाल और बिहार ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन में इसका अनुवाद कराया गया था। कब कराया गया था? 1776 में। इस प्रकार आपके इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर पहले का दूसरा और दूसरे का पहला और तीसरे का तीसरा, यानी यहाँ पर आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए, प्रश्न नंबर 6। 1857 के विद्रोह के बाद हिंदू धर्म की दुर्बलताओं को जानने के लिए किए गए प्रयासों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, हिंदू धर्म की दुर्बलताओं को जानेंगे जभी तो भारत में ईसाई धर्म का प्रसार होगा। और हिंदू धर्म की दुर्बलताओं को जान के, जो हिंदू धर्म यहाँ पर प्रभुत्व संख्या में है हमारे भारत में आज भी और पहले भी था बाहुबल में, तो उन लोगों पर अधिकार करने के लिए उस धर्म की दुर्बलताओं को जानना आवश्यक है, जिससे उन लोगों के मन में और उस धर्म की कमजोरियों को बता करके उनके मन में हीन भावना डाली जा सके। तो दोस्तों, 1817 के विद्रोह के बाद हिंदू धर्म की दुर्बलताओं को जानने के लिए क्या क्या प्रयास किए गए थे, वो आपसे प्रश्न पूछ रहा है। देखिए, मैक्स मूलर के संपादक यानी कि संपादन में विशाल मात्रा में प्राचीन धर्म ग्रंथों का अनुवाद कराया गया था। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, क्योंकि अंग्रेज हमारी संस्कृत भाषा को समझते नहीं थे और जब तक वो अनुवाद नहीं कराएंगे इंग्लिश में, तो जब तक उसकी कमियों को भी नहीं ढूंढ पाएंगे। अब देखिए, ये अनुवाद सेक्रेड बुक्स ऑफ द ईस्ट सीरीज में कुल मिलाकर 50 खंडों में हैं, जिनमें कई खंडों के अनेक भाग भी हैं। बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पर आप लोग इसको आज भी देख सकते हैं। देखिए, इस सीरीज में कुछ चीनी और ईरानी ग्रंथ भी शामिल किए गए, पर वास्तव में भारतीय धर्म ग्रंथ ही प्रमुख हैं। ओके दोस्तों, इस प्रकार यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हमारे सारे ही वाक्य यहाँ पर सही हैं। हिंदू धर्म की कमियों को जान करके अंग्रेजों को वर्चस्व में लाना और भारत में ईसाई धर्म का प्रसार करने के लिए ऐसा कार्य अंग्रेजों द्वारा किया गया था। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं, 7वां देखते हैं। देखिए, भारतीय धर्म ग्रंथों के अनुवादों की प्रस्तावनाओं में और उनके आधार पर लिखी गई पुस्तकों में पाश्चात्य विद्वानों ने प्राचीन भारत के इतिहास और समाज के स्वरूप के बारे में कौन कौन से सामान्य निष्कर्ष बनाए थे और कौन से नहीं बनाए थे, उस विषय पूछ रहा है। देखिए, भारतीय धर्मों के अनुवाद करा लिए गए और उन अनुवादों की जो प्रस्तावनाएं हुआ करती थी, प्रस्तावना और उनके आधार पर जो पुस्तकें लिखी थी पाश्चात्य विद्वानों ने, उन्होंने प्राचीन भारत के इतिहास और समाज के स्वरूप के बारे में कुछ सामान्य निष्कर्ष निकाले थे। परंतु प्रश्न क्या पूछ रहा है कि सामान्य निष्कर्ष जो निकाले थे, सामान्य निष्कर्ष स्थापित नहीं हुआ था। कौन सा सामाजिक निष्कर्ष स्थापित नहीं हुआ था, ये आपका प्रश्न पूछ रहा है। देखिए, प्राचीन भारत के लोगों को इतिहास का विशेषतः काल और तिथि क्रम का बोध नहीं था। ऐसा आपके पाश्चात्य विद्वानों का मानना था कि प्राचीन भारत के लोगों को इतिहास के विशेषकर काल यानी कौन से समय और कौन सी तिथि का बोध
नहीं था उन लोगों को। ये इन लोगों ने एक निष्कर्ष निकाला था जो कि बिल्कुल सही निकाला था उन लोगों के अकॉर्डिंग, भारतीय लोगों के अकॉर्डिंग नहीं। उन लोगों को लगता था कि उन्होंने बिल्कुल सही निष्कर्ष निकाला है। दूसरा क्या था दोस्तों, आप लोगों को बता देता हूं यहाँ पर। दूसरा था भारत के लोग स्वेच्छाधारी शासन के आदी रहे, यानी अपनी इच्छा से शासन करना, जो मन में आए वो करना, कोई व्यवस्थित चीज़ें यहाँ पर ना होना, ना नौकरशाही का गठन होना, ना किसी व्यवस्था का होना। ऐसा यहाँ पर अंग्रेजों को ऐसा लगता था कि भारत के लोग स्वेच्छाधारी शासन के आदी रहे हैं। ओके दोस्तों, दूसरा उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला, तीसरा, भारत के लोग आध्यात्मिक या पारलौकिक समस्याओं में डूबे रहें, वे अलौकिक यानी कि वास्तविक समस्याओं की चिंता नहीं करते हैं। उन्हें लगता था वे ईश्वर में, ईश्वर की भक्ति में, जादू टोने में, इन चीज़ों में विश्वास करते हैं, जबकि वास्तविक चीज़ों की उन लोगों को कोई चिंता ही नहीं है। ऐसा पाश्चात्य विद्वानों का निष्कर्ष था। चौथा उन्होंने क्या निकाला, जाति प्रथा या वर्ण व्यवस्था को सामाजिक भेदभाव का भारी कुचक्र माना गया। दोस्तों, जाति प्रथा या वर्ण व्यवस्था को सामाजिक भेदभाव को भारी कुचक्र माना था इन्होंने। ये भी सामान्य निष्कर्ष इन्होंने निकाला था। इस फैक्ट को हम लोग आज भी सही कह सकते हैं कि जाति प्रथा या वर्ण व्यवस्था सामाजिक भेदभाव को भारी कुचक्र है। तो ये चीज़ पाश्चात्य विद्वानों ने जो निकाली थी ये बिल्कुल सटीक थी और सही थी। आज भी ये चीज़ सही है। अब देखिए पांचवा निष्कर्ष, देखिए भारतवासियों को राष्ट्रीय भावना का एहसास था, ऐसा उन लोगों ने निष्कर्ष निकाला, एवं स्वशासन का अनुभव भी था। तो दोस्तों, पांचवें नंबर पर जो दिखा दिया गया ये निष्कर्ष उन लोगों ने बिल्कुल नहीं निकाला था, बल्कि उन लोगों का तो ऐसा मानना था कि भारतवासियों का ना तो राष्ट्रीय भावना, यानी कि भारतवासियों को ना तो राष्ट्रीय भावना का एहसास था और ना ही किसी प्रकार के स्वशासन का अनुभव था। ऐसा पाश्चात्य विद्वान भारतवासियों के विषय में निष्कर्ष निकाल रहे थे कि भारतवासियों को ना तो राष्ट्रीय भावना का कोई एहसास था और ना ही किसी प्रकार के स्वशासन का उन लोगों के पास कोई अनुभव था, जिसका भारतीय इतिहासकारों ने आगे चल करके काफी विरोध किया। प्रश्न के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका ये वाला निष्कर्ष जो पांचवा ये गलत है। आगे बढ़ते हैं आपके प्रश्न नंबर 8 की ओर। देखिए, प्राचीन भारत का पहला सुव्यवस्थित इतिहास, प्राचीन भारत का पहला सुव्यवस्थित इतिहास कब एवं किसने तैयार किया था? न 1990 में सर विलियम जोन्स ने, या 1904 में विंसेंट आर्थर स्मिथ ने, या 1880 में पांडुरंग बामन काड़े ने, या निम्नलिखित में से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर प्राचीन भारत का पहला सुव्यवस्थित इतिहास 1904 में विंसेंट आर्थर स्मिथ ने तैयार किया था। किसने तैयार किया था? विंसेंट आर्थर स्मिथ ने तैयार किया था। देखिए दोस्तों, अनुवादों की प्रस्तावनाओं में और उनके आधार पर लिखी गई पुस्तकों में से ऐसे बहुत सारे निष्कर्ष विंसेंट आर्थर स्मिथ की पुस्तक, क्या नाम था जो इन्होंने पुस्तक लिखी थी, उसका नाम मैं आप लोगों को बता देता हूँ, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। क्या नाम था इनकी पुस्तक का नाम? अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। आप लोग लिख लेना, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये इनकी पुस्तक का नाम था। ओके दोस्तों, देखिए उन्होंने प्राचीन भारत का यह पहला सुव्यवस्थित इतिहास 1904 में तैयार किया था, जिसका नाम था अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। आगे बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की ओर। देखिए, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया इसी से संबंधित है। अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में वर्णित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए, विंसेंट आर्थर स्मिथ ने अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया बहुत सारे कथन कहे, तो उसमें से कौन सा असत्य कथन है ये पूछ रहा है। देखिए, इस पुस्तक के 1/3 भाग में केवल सिकंदर का आक्रमण वर्णित है, जो कि बिल्कुल फैक्ट की बात है और सही भी है दोस्तों। और देखिए, इस पुस्तक में स्वेच्छाधारी शासन वाला देश कहा गया है हमारे भारत को, यानी स्वेच्छा से कहीं भी शासन आप कर सकते हैं, कोई व्यवस्था नहीं है, किसी भी प्रकार का सुशासन नहीं है यहाँ पर, ऐसा इन लोगों ने कहा। ओके दोस्तों, ऐसा इन लोगों ने कहा, परंतु ये चीज़ सही नहीं थी, जिसका विरोध भारतीय इतिहासकारों ने साक्ष्यों के आधार पर किया और जो काफ़ी ज़्यादा लोगों के द्वारा माना भी गया, जो अगले प्रश्न में आप लोगों को बताऊंगा भी। देखिए, इस पुस्तक में ब्रिटिश शासन की स्थापना से पहले कभी राजनीतिक एकता का अनुभव नहीं हुआ था। देखिए, इस पुस्तक में ब्रिटिश शासक की स्थापना से पहले कभी राजनीतिक एकता का अनुभव नहीं हुआ था।
इस पुस्तक में ये कहा गया है कि जब भारत में ब्रिटिश शासन आया उससे पहले भारत में कभी भी राजनीतिक एकता का अनुभव नहीं हुआ था, जो कि बिल्कुल गलत बात है दोस्तों। हमारे भारत में चक्रवर्ती सम्राट भी हुए हैं जिन्होंने भारत को एक सिरे से लेकर के दूसरे सिरे तक बांधे रखा था। और दोस्तों उसी क्रम में हमारे भारत में काफ़ी यज्ञ भी हुआ करते थे, जयसूर्य आपके जो अश्वमेध यज्ञ हुआ करता था और काफ़ी प्रकार के यज्ञ हुआ करते थे, जिसका खंडन हमारे भारतीय इतिहासकारों ने किया है, जो अगले प्रश्न में आप लोग समझ जाएंगे। अब देखिए इस प्रश्न के अकॉर्डिंग चलते हैं कि इसमें कौन सा सही नहीं है। तो ये तीनों फैक्ट उन्होंने अपनी पुस्तक में दोस्तों लिए भारत के संदर्भ में। चौथा देखिए, इस पुस्तक में वर्णित है भारतीय इतिहासकारों का सरोकार शासन के एकमात्र स्वरूप राजाशाही से था। यानी कि उसका मतलब ये था कि भारतीय इतिहासकार जितने भी थे उनका जो सरोकार था शासन के एकमात्र स्वरूप राजाशाही से था। जबकि दोस्तों ऐसा इन लोगों ने बिल्कुल भी नहीं कहा है। उन लोगों ने कहा है कि भारतीय इतिहासकारों का सरोकार शासन के एकमात्र स्वरूप तानाशाही से था। यानी कि यहाँ पर जितने भी शासक वगैरह हुए हैं उन लोगों को उन्होंने तानाशाही वाला माना है। वो ये कहते हैं कि भारतीय इतिहासकार सिर्फ जो एक ही स्वरूप को जानते हैं और वो है तानाशाही, जो कि दोस्तों बिल्कुल गलत था, परंतु उन लोगों ने तो ऐसा ही माना। आगे बढ़ते हैं अपने प्रश्न नंबर 10वें पर। प्रश्न नंबर 10वां देखिए, भारतीय विद्वानों द्वारा भारतीय इतिहास के अध्ययन के कारणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी कि भारतीय विद्वानों द्वारा, यानी कि जब अंग्रेजों ने भारतीय इतिहास के विषय में इतना सब कुछ गलत गलत कहा, तो जो भारतीय विद्वान थे उन्होंने भारतीय इतिहास के अध्ययन करना प्रारंभ कर दिया। और उसके कारण क्या थे अध्ययन करने के, उन पर विचार करने के लिए कह रहा। तो देखिए अध्ययन के कारण क्या कहते हैं। देखिए भारतीय समाज को सुधारने के लिए, दोस्तों बिल्कुल भारतीय समाज को सुधारना चाहते थे। जो भारतीय समाज में हीन भावना भर दी गई थी, 200 साल की गुलामी के तहत भारतीय इतिहास को बदल दिया गया था। उसी चक्कर में हमारे भारतीय विद्वानों ने भारतीय इतिहास का दोबारा से अध्ययन चालू करा, और जिसका पहला कारण भारतीय समाज को सुधारना भी था। उन्हें ये बताना भी था कि हमारा जो इतिहास है वो गौरवान्वित रहा है, हमारे अंदर हीन भावना अंग्रेजों द्वारा भरी गई है। और देखिए भारत के प्राचीन इतिहास का इस प्रकार पुनर्निर्माण किया जाए जिससे समाज को सुधारने में, इससे भी बढ़कर स्वराज्य स्थापित करने में सहारा मिले। बिल्कुल दोस्तों, हमारा भारत स्वतंत्रता किसी के अधीन नहीं रहा था। ये सारी चीज़ें वो लोग अपने इतिहास के जरिए लोगों को बताना चाहते थे, जिससे भारत में द्वारा स्वयं राज्य प्राप्त करने में सहारा मिले। ओके दोस्तों, देखिए अंग्रेज इतिहासकारों द्वारा भारतीय इतिहास की छवि जो थी धूमिल करने के विरोध में भी इन लोगों ने भारतीय इतिहास का अध्ययन करा, और ये भी एक महत्वपूर्ण कारण था। अब देखिए उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सत्य। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों भारतीय इतिहास के अध्ययन करने के कारण तीनों ही थे। आगे बढ़ते हैं अपने आज के अगले प्रश्न की ओर। देखिए सूची प्रथम से सूची द्वितीय को सम्मिलित कीजिए। देखिए कुछ पुस्तकें हैं जो कुछ लेखकों द्वारा लिखी गई हैं, वो आप लोगों को बतानी है। देखिए इंडो एरियंस, क्या नाम है पुस्तक का, इंडो एरियंस। अब देखिए इंडो एरियंस पुस्तक किसने लिखी थी, लेखक का नाम आप लोगों को बताना है। तो देखिए दोस्तों इंडो एरियंस पुस्तक के विषय में मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये पुस्तक हमारे राजेंद्र लाल मित्र जी ने लिखी थी। किसने लिखी थी, राजेंद्र लाल मित्र जी ने। अब देखिए राजेंद्र लाल मित्र जी ने कई वैदिक मूल ग्रंथ प्रकाशित किए थे। ये इनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी है। क्या किया था इन्होंने, कई सारे वैदिक मूल ग्रंथ प्रकाशित किए थे। ओके दोस्तों, अब देखिए हिस्ट्री ऑफ धर्म ग्रंथ, हिस्ट्री ऑफ धर्म ग्रंथ। ओके दोस्तों, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी। देखिए ये पुस्तक हमारी पांडुरंग बामन काड़े द्वारा लिखी गई थी। किसके द्वारा लिखी गई थी, पांडुरंग बामन काड़े जी द्वारा लिखी गई थी। अब देखिए इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी दे देता हूँ। देखिए पांडुरंग बामन काड़े संस्कृत के प्रकांड पंडित और समाज सुधारक हुए थे, और इन्होंने विद्वता की जो परंपरा चली आ रही थी उसे भी इन्होंने ही आगे बढ़ाया था। देखिए एक बात और बता देता हूं, जो इन्होंने ये ग्रंथ लिखा है हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र, इसके सहारे हम प्राचीन भारत में सामाजिक प्रक्रियाओं का अध्ययन कर सकते हैं। किसका अध्ययन कर सकते हैं, प्राचीन भारत में सामाजिक प्रक्रियाओं का अध्ययन हम हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। आगे देखिए द हिस्ट्री ऑफ एंशियंट इंडिया, एंशियंट इंडिया की हिस्ट्री किसने लिखी है, ये हिस्ट्री ऑफ एंशियंट इंडिया, तो ये आपकी लिखी है हमारी के.एल. नीलकंठ शास्त्री जी ने। किसने लिखी है, के.एल. नीलकंठ शास्त्री जी ने। देखिए दोस्तों प्राचीन भारतीय इतिहास के अधिकांश लेखकों ने
दक्षिणी भारत पर पूरा समुचित ध्यान दिया और वहीं का ज़्यादातर इतिहास लिखा। दोस्तों थोड़ा मैं गलत बोल गया यहाँ पर। जो हमारे प्राचीन भारतीय इतिहासकार जितने भी रहे, जो लेखक रहे, उन्होंने दक्षिण भारत पर समुचित ध्यान नहीं दिया दोस्तों। यहाँ तक कि जो हमारे आपके जिसके बारे में हम कह सकते हैं के.एल. नीलकंठ शास्त्री जी थे, ये दक्षिण भारत के ही थे। ये भी अपने जो दक्षिण के बारे में या दक्षिण पर समुचित ध्यान देना भूल गए। तो इन्होंने अपनी गलती को सुधारते हुए इन्होंने एक ग्रंथ और लिखा जिसे कहते हैं ए हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया। क्या कहते हैं? इन्होंने अपनी गलती को हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया लिख करके सुधारा। क्योंकि दोस्तों ज़्यादातर इतिहासकार दक्षिण भारत पर समुचित ध्यान देना भूल जाते थे और ये उनकी सबसे बड़ी गलती होती थी। ऐसी गलती के.एल. नीलकंठ शास्त्री जी द्वारा भी की गई थी। अगला ग्रंथ है आपका हिंदू पॉलिटी। हिंदू पॉलिटी के लेखक कौन थे? तो हिंदू पॉलिटी के लेखक आपके के.पी. जायसवाल जी थे। कौन थे? के.पी. जायसवाल जी थे। ओके दोस्तों, यहाँ पर पहले का चौथा, दूसरे का पहले का तीसरा है दोस्तों, और दूसरे का चौथा है, और तीसरे का दूसरा, और चौथे का पहला। यहाँ आपका बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर आपका देखते हैं 12वां। देखिए, ब्रिटिश इतिहासकारों द्वारा बनाई गई भारतीय तानाशाही की कपोल कल्पना, यानी कि उन लोगों का क्या मानना था कि भारत में ओनली तानाशाही थी, तानाशाही वाले राज को जानते थे भारतीय इतिहासकार। तो ब्रिटिश इतिहासकारों द्वारा बनाई गई भारतीय तानाशाही की कपोल कल्पना, जो कि मात्र एक कल्पना थी, का अंत करने वाले भारतीय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए दोस्तों, बड़ा ही महत्वपूर्ण बिंदु और प्रश्न आया है यहाँ पर कि अंत किसने किया था। जो ब्रिटिश इतिहासकारों ने जो भारतीयों के विषय में बनाई थी कि जो कपोल कल्पना बनाई थी तानाशाही की, उसका अंत किसने किया था। बड़ा ही महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए, के.पी. जायसवाल, जो कि के.पी. जायसवाल जी को इसका सबसे बड़ा श्रेय है दोस्तों कि भारतीय तानाशाह की कपोल कल्पना का उन्होंने अंत किया था। किसने किया था दोस्तों? के.पी. जायसवाल जी ने। और इन्होंने दोस्तों ये सिद्ध किया कि प्राचीन काल में यहाँ गढ़ राज्यों का अस्तित्व रहा है। ओके दोस्तों, कितने महाजनपद और गढ़ राज्य भारत में बताए गए थे? 16 गढ़ राज्य और 16 महाजनपद बताए गए थे, जो अपना शासन यहाँ पर चलाते थे। ओके दोस्तों, अब देखिए इनके मंतव्य जो इनके विचार थे 1924 में जो हिंदू पॉलिटी नामक पुस्तक में प्रकाशित हुए थे। किसमें प्रकाशित हुए थे? हिंदू पॉलिटी वाली पुस्तक में। इस पुस्तक के प्रकाशित होते ही दोस्तों जो ब्रिटिश इतिहासकारों का यह मानना था कि भारतीय इतिहासकार जो है ओनली तानाशाही के विषय में ही जानते, वो सारी चीजें गलत साबित हो गई उनकी। और देखिए काफी लेखकों ने इस पर इनकी जो इन्होंने हिंदू पॉलिटी में जो अपने विचार प्रकाशित करवा, उस पर काफी लेखकों ने आपत्ति भी की। देखिए आपत्ति के बाद भी काफी लेखकों की आपत्ति के बाद भी गणतांत्रिक प्रयोग की प्रथा के बारे में उनकी मूल धारणा व्यापक रूप से मान ली गई दोस्तों। उनकी कृति जो थी हिंदू पॉलिटी क्लासिकल रचना मानी जाती है। ओके दोस्तों, क्योंकि इन्होंने ये बताया था भारत में ओनली तानाशाही नहीं थी, हमारे यहाँ भारत में लोकतंत्र भी था और काफी अच्छे तरीके से व्यवस्थाएं चलती थी। ओके दोस्तों, और हमारा भारत एक सूत्र में बंधा हुआ था पहले से ही। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? यहाँ पर दोस्तों हमारे सारे के सारे कथन सत्य हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 13वां। देखिए, भारतीय इतिहासकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन पूछ रहा है। देखिए, आर.जी. भंडारकर जी थे। आर.जी. भंडारकर, ध्यान से सुन लीजिएगा दोस्तों, बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न चल रहे हैं यहाँ पर। आर.जी. भंडारकर जी ने सातवाहनों के दक्कन के इतिहास का और वैष्णव एवं अन्य संप्रदायों के इतिहास का पुनर्निर्माण किया। क्योंकि दोस्तों ब्रिटिश इतिहासकारों ने तो ये बताया था कि भारत में तो कोई वंश ऐसा था ही नहीं और न भारत में एकता स्थापित थी, ओनली तानाशाह राज चलता था यहाँ पर दोस्तों। तो आर.जी. भंडारकर जी ने, इन लोगों ने भारत के इतिहास का पुनः अध्ययन किया, जिसके कारण मैं आप लोगों को पहले बता चुका कारण क्या था। उस अध्ययन करने के बाद इन्होंने बताया सातवाहनों के दक्कन के इतिहास का, और देखिए उसके साथ ही वैष्णव और अन्य संप्रदायों के इतिहास का पुनर्निर्माण किसने किया? आर.जी. भंडारकर जी ने। अब देखिए ऐसे ही एक और थे हमारे बी.के. राजवाड़े। कौन थे? बी.के. राजवाड़े। बी.के. राजवाड़े जी ने मराठी में विवाह प्रथा का इतिहास लिखा। मराठी में विवाह प्रथा का इतिहास किसने लिखा? बी.के. राजवाड़े जी ने, जो सदा चोटी पर रहेगा दोस्तों, क्योंकि वे वैदिक तथा अन्य शास्त्रों के आधार पर, जो ठोस आधार पर खड़ा हुआ है। ऐसे ही नहीं कि उन्होंने हवा में ये इतिहास लिख दिया, उसके पीछे जो आधार था वह वैदिक तथा अन्य शास्त्रों का ठोस आधार था। ओके दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, इन दोनों इतिहासकारों के विषय में एक महत्वपूर्ण बात आप लोगों को और बता देता हूं कि महाराष्ट्र के रामकृष्ण गोपाल भंडारकर और विश्वनाथ
काशीनाथ रजवाड़े, यानी कि यही दोनों इतिहासकार दो समर्पित महापंडित निकले जिन्होंने देश के सामाजिक राजनीतिक इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए विभिन्न स्रोतों को बटोरा। क्या करा दोस्तों, इन्होंने भारत के सामाजिक और राजनीतिक इतिहास के पुनर्निर्माण यानी कि दोबारा से निर्माण के लिए विभिन्न स्रोतों को इन दोनों ने मिलकर के बटोरा था। इन दोनों का काफी महत्वपूर्ण स्थान है दोस्तों। आगे देखिए, देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर। कौन? देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर ने हमारे जो सम्राट अशोक थे ने अशोक पर तथा प्राचीन भारत की राजनीतिक संस्थाओं पर कई पुस्तकें प्रकाशित की थी। उन्होंने दोस्तों भारत की जनता को बताया कि हमारे यहाँ भी चक्रवर्ती सम्राट रहे हैं, जैसे अशोक जैसे सम्राट रहे हैं दोस्तों, जिन्होंने काफी अच्छा शासन चलाया था और खूब मारकाट भी अच्छे तरीके से की थी, और फिर उनका हृदय परिवर्तन भी हुआ था सम्राट अशोक का। आप लोग जानते ही हैं सब उनके विषय में, उनकी कलिंग विजय के बारे में भी आप लोग अच्छे से जानते हैं। तो ये सारी चीजें जो हम आज जानते हैं वो किसकी देन है? देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर की, जो इन्होंने हमारे भारत के इतिहास का दोबारा से अध्ययन किया और भारतीयों को बताया कि हम लोग हीन भावना से ग्रसित नहीं हैं, हमारे यहाँ राज शुरुआत से ही रहे हैं। ओके दोस्तों, आगे देखिए, हेमचंद्र राय चौधरी। हेमचंद्र राय चौधरी ने रामायण काल से लेकर गुप्त साम्राज्य के अंत तक प्राचीन भारत के इतिहास का पुनर्निर्माण किया। देखिए दोस्तों, यह प्रश्न आपका गलत पॉइंट पूछ रहा है, तो आपका गलत पॉइंट आपका 4th है, परंतु ये पूरा गलत नहीं है। देखिए, हेमेंद्र राय चौधरी ने रामायण काल से लेकर, जबकि रामायण काल यहाँ पर गलत है, जबकि हेमेंद्र राय चौधरी ने महाभारत काल से लेकर, कब से? महाभारत काल से लेकर और आपके गुप्त साम्राज्य तक के प्राचीन भारत के इतिहास का पुनर्निर्माण किया था। भारत को उसकी वीरता भरे इतिहास से पुनः परिचय करवाया हमारे हेमेंद्र राय चौधरी जी ने। महाभारत का जो इतिहास था उससे लेकर गुप्त साम्राज्य के इतिहास तक। ओके दोस्तों, उम्मीद है आप लोग बात को समझ रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 पर। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुई या हुए महत्वपूर्ण घटना को नीचे दी गई सूची से सुमेल कीजिए। देखिए, कौन सी घटना कब हुई, यानी कि पूरे सेकंड चैप्टर का सार आप इस प्रश्न को मान सकते हैं। देखिए, बिहार और बंगाल ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अधीन कब हो गया था? इसकी सन आप लोग, जहां तक मैं आप लोग को पहले पढ़ा चुका हूं, तो उम्मीद है आप लोग जानते होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो मैं आप लोग को बता देता हूं। बिहार और बंगाल ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अधीन आपके 1765 में आया था। कब आया था? 1765 में। अब देखिए, मुंबई में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों, मुंबई में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1804 में हुई थी। आगे देखिए, लंदन में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना लंदन में कब हुई थी? तो दोस्तों 1823 में हुई थी। ये इस समय की महत्वपूर्ण घटना है दोस्तों। और देखिए, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कलकत्ता में कब हुई थी? तो दोस्तों 1784 में हुई थी। ओके दोस्तों, उम्मीद है यहाँ पर आप सब कुछ समझ चुके होंगे। यहाँ पर देखिए, पहले का दूसरा है और दूसरे का तीसरा है और तीसरे का चौथा है और चौथे का पहला है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए, 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना निम्न में से एक थी। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये सारे प्रश्न सार के रूप में इस चैप्टर के 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना निम्न में से कौन सी एक थी? प्राचीन भारत के इतिहास में आधुनिक शोध या इंग्लैंड और अन्य यूरोपीय देशों में संस्कृत भाषा में अधिपीठ चर्च स्थापित, या पहला और दूसरा विकल्प दोनों, या सभी विकल्प गलत हैं? तो देखिए दोस्तों, प्राचीन भारत के इतिहास में आधुनिक शोध, ये तो आपके 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध की घटना थी। कौन सी की घटना थी? 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध की। देखिए, 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध की घटना आपकी इंग्लैंड और अन्य यूरोपीय देशों में संस्कृत भाषा में अधिपीठ चर्च स्थापित करना था। देखिए दोस्तों, विलियम जोन्स ने प्रतिपादित किया कि मूलतः यूरोपीय भाषाएं जैसे संस्कृत और ईरानी भाषाओं से बहुत मिलती हुई हैं। दोबारा सुन लीजिए, मूलतः यूरोपीय भाषाएं संस्कृत और ईरानी भाषाओं से बहुत मिलती जुलती है। यह बात किसने कही? विलियम जोन्स ने। और देखिए, इस तथ्य की खोज ने जर्मनी, फ्रांस, रूस आदि यूरोपीय देशों में भारतीय विधा के अध्ययन में गहरी रुचि जगाई। और 19वीं सदी के पूर्वार्ध में इंग्लैंड तथा अन्य कई यूरोपीय देशों में संस्कृत के आचार्य, यानी संस्कृत के जो आचार्य के पद थे, जिसे चेयर्स कहा जाता था, क्या कहा जाता था? चेयर्स, स्थापित कर दिए गए। अगला प्रश्न देखिए, द सिविलाइजेशन ऑफ एंशिएंट इंडिया, द सिविलाइजेशन ऑफ एंशिएंट इंडिया इन हिस्टोरिकल आउटलाइन पुस्तक के लेखक थे। तो इस पुस्तक के लेखक आपके डी.डी. कोसंबी थे,
या AL वैशव या BA स्मिथ या निम्न में से कोई नहीं। तो दोस्तों इस पुस्तक के लेखक हमारे DD कौशंबी जी थे। कौन थे? DD कौशंबी जी। इसके साथ ही इन्होंने एक पुस्तक और लिखी थी, एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री। लिख लेना, एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों यहीं पर हमारे प्रश्नों का क्रम पूरा हो जाता है। सारे बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न थे, सोचने समझने के प्रश्न थे। और दोस्तों इस पुस्तक से जो भी प्रश्न देते हैं, जो यहाँ के सेंटेंस सेम टू सेम ऐसे कैसे उठा करके UPSC IAS में आपको मिल जाएंगे। तो बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है और इस पुस्तक को पढ़ना बिल्कुल भी मत भूलना दोस्तों। यहाँ से सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन हर UPSC IAS प्री के एग्जाम में आप लोगों को हर बार देखने को मिलते हैं। तो इस पुस्तक को आप लोग ढंग से पढ़े, सारे MCQs को, पूरा कंटेंट आप लोगों को अवेलेबल करवा रहे हैं दोस्तों। और आज की हमारी वीडियो आप लोगों को कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं दोस्तों। कल फिर मिलते हैं दोस्तों अपनी एक ऐसी अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।